Second point is this sector produce goods and services by exploiting natural resources. And secondary sector, this sector transform one good into another by creating more utility from it. अब ये सेक्टर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर जो भी गुड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है। मान लीजिए वीट ग्रेन्स हैं, उसका फ्लोर बनाकर उसके समोसे या बिस्किट्स बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज टर्टरी सेक्टर. This sector provide useful services to primary and secondary sector for the smooth functioning of their working. अब ये सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज दिस सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स. अब ये सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड है और इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज किया जाता है। This sector is organized and use better techniques. Secondary sector जो है it is organized sector and it use better techniques. Third one is it is organized sector and use better techniques. तो tertiary sector भी जो है organized है और better techniques को use करता है। Fourth point is activities related to agriculture. आजा यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इनका कंपैरिजन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? It is known as agriculture and allied services sector. Secondary sector को we call it as manufacturing sector. This is also known as manufacturing sector. And tertiary sector, it is known as a service sector. Second point of comparison is this sector produces goods and services by exploiting natural resources. यहाँ पर जो हम goods और services को produce करते हैं कैसे करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। सेकेंड पॉइंट इज दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म वन गुड इनटू अनदर बाय क्रिएटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम इट. अब इस सेक्टर में हम क्या करते हैं? गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने वीट है आपके पास, तो आपने उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया या उसके जो है बिस्किट्स बना लिए या समोसास बना लिए, तो उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट इज दिस सेक्टर प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर वर्किंग. अब ये जो सेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किस लिए? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर वर्किंग, ताकि उनकी वर्किंग जो है वो स्मूथली चल सके। थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज primary sector, this sector is unorganized and use traditional techniques. अब ये जो सेक्टर है दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड और इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड यूज बेटर टेक्निक्स. अब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और यहाँ पर बेटर टेक्निक्स को यूज करते हैं। टर्शियरी सेक्टर इट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड यूज बेटर टेक्निक्स. दिस सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड दिस ऑल्सो यूजेस बेटर techniques. Fourth point of comparison is activities related to agriculture, forestry, fishing, mining, animal husbandry are included in this sector. Clear up to this? Here, fourth point of secondary sector, it includes manufacturing units, small scale industries, large farms, big corporates and multinational corporations. Okay, service sector is related to banking, insurance, trade and communication come in this sector. Now fifth point of comparison is this sector continue to be the largest employer in most of the developing nations like that of India. अब ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर
ये ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मींस बहुत ज्यादा लोग जो हैं इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, this sector has failed to provide employment to surplus workers of primary sector। अब ये सेक्टर जो है, जो सरप्लस वर्कर हैं प्राइमरी सेक्टर के, उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में फेल हुआ है। एंड टर्शरी सेक्टर, दिस सेक्टर शेयरिंग इन द एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। इस सेक्टर की जो शेयरिंग है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। नाउ वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स। अब कैसी हैं ये वर्किंग कंडीशंस? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कैसे हैं? प्राइवेट सेक्टर हैं और पब्लिक सेक्टर हैं। नाउ सर्विस सेक्टर इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आ जाता है? देखिए, एटीएम सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज and know the total production in each sector? Yes, the total production in each sector is calculated based on value of the final goods and services। अब हर सेक्टर की प्रोडक्शन कितनी है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम हर सेक्टर के अंदर कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, इसको हमें काउंट करने की क्यों जरूरत है। तो देखिए, बहुत सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर हो रही हैं, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे लोग जो हैं, पीपल वर्किंग इन देम, जो बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम ये कैसे काउंट करेंगे कि किस सेक्टर में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, किस हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और हर सेक्टर के अंदर कितने सारे लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट कर रहा है और कौन सा सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन में डोमिनेट कर रहा है। तो इसके लिए हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हर सेक्टर जो है कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कैसे काउंट करेंगे। एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और जो है हर सेक्टर के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, इसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब टोटल प्रोडक्शन हर सेक्टर की हम कैसे काउंट करते हैं? जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके। द प्राइस वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड इज अंडरटेकन इनटू अकाउंट्स as it even involves the intermediate goods। अब देखिए, जो प्राइस वैल्यू है फाइनल गुड की, सिर्फ उसी को अकाउंट में लिया जाता है, जो बीच में इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ जिससे कि आप उसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है who sells wheat to the flour, who sells wheat and sells flour to a biscuit company। अब एक फार्मर है, उसने वीट जो है वो फ्लोर मिल को दी, यानी कि आटा बनाने वाली जो मिल थी उसको उसने अपनी वीट सेल की ₹8 पर केजी के हिसाब से। अब मिल ने क्या किया? मिल ग्राइंड्स एंड द वीट एंड सेल द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी। अब मिल ने क्या किया? उसको जो वीट थी उसको ग्राइंड किया, ठीक है, और जो उसका आटा बना, जो फ्लोर बना, उसको बिस्किट कंपनी को सेल कर दिया। किस हिसाब से सेल किया? ₹10 पर केजी के हिसाब से, ठीक है जी। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर, अब उसने बिस्किट कंपनी ने उस फ्लोर को यूज किया, ठीक है जी, और उसमें शुगर और ऑयल ऐड किया और उसने उससे जो है 4 पैकेट बिस्किट्स के बनाए। क्लियर अप टू दिस? इट सेल्स बिस्किट्स in the market to the consumer for ₹60।
अब उसने वो जो 4 पैकेट्स बनाए थे, उसने क्या किया, कंज्यूमर को सेल कर दिए किस हिसाब से, ₹60, यानी कि ₹50 पर पैकेट के हिसाब से। अब देखिए, जो प्राइमरी गुड क्या थी, वीट थी, उसके बाद उसका क्या बना, फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर क्या हुआ, वो इंटरमीडिएट गुड हो गई। ठीक, क्लियर अप टू दिस। अब जो आपके बिस्किट्स हैं वो क्या हैं, वो फाइनल गुड्स हैं जो कंज्यूमर तक पहुंचे। फाइनल गुड क्या हुए, बिस्किट्स पहुंचे। अब इन बिस्किट्स के अंदर जो आपकी फ्लोर की वैल्यू थी, यानी कि जो आटे की वैल्यू थी, कितनी थी, ₹10 पर केजी, वो इस ₹60 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, द प्राइस वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड इज taken into account as it even involves the value of intermediate goods. Now, we will study about the historical change in sectors. Sorry, GDP. Now we will study about GDP. GDP क्या है? GDP is gross domestic product. What is the full form of GDP? Gross domestic product. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector in that year. अब जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हर सेक्टर ने एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो उस सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन होगी उस ईयर की। एंड सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब जो तीनों सेक्टर्स ने जितनी भी टोटल प्रोडक्शन की, उसका जब हम सम किया, सबको ऐड किया, तो वो हो गई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या है, जीडीपी, जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू है एक कंट्री के अंदर, जो एक कंट्री में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। अब जीडीपी से क्या दिखाती है कि हाउ बिग द इकोनॉमी इज, जीडीपी कितनी होगी, इससे पता चलता है कि वो जो है इकोनॉमी कितनी बड़ी है। मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो जीडीपी है इसको कौन मेजर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली नहीं करती, किसकी हेल्प लेती है, ये वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं हमारी, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हैं, उनकी हेल्प से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी जीडीपी को जो है वो मेजर करती है। तो जीडीपी क्या हुई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुई। अब ये क्या है, ये वैल्यू है जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो तीनों सेक्टर्स के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो है प्रोड्यूस हुई हैं, उनका सम टोटल है। क्लियर अप टू दिस? नाउ हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, 3 स्टेजेस। तो देखिए इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या हुआ, आफ्टर ऑब्जर्विंग द चेंजेस दैट हैव कम इन द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द सेक्टर्स, इट इज फाउंड दैट, अब जितने भी तीनों सेक्टर्स के अंदर जो जो चेंजेस आए उनको ऑब्जर्व करने के बाद क्या पता चला, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनिशियल स्टेज के ऊपर शुरू शुरू में जो प्राइमरी सेक्टर था वही मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर था किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर बिकेम टू प्रोस्परस। अब उससे क्या हुआ, जैसे जैसे फार्मिंग के मेथड चेंज हुए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो प्रोस्परस हुआ। प्रोस्परस मींस समृद्ध हुआ। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, अब ये ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गए फूड, एंड मैनी पीपल कुड टेक अप
many other activities, और बहुत सारे लोगों ने दूसरी एक्टिविटीज भी करनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से which led to the increase in number of activities, अब उसकी वजह से जो एक्टिविटीज थी वो इंक्रीज हो गई. However, at this stage most of the goods produced were natural products from the primary sector. अब इस however this stage कौन सी थी? जो इनिशियल स्टेज थी, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द गुड्स जो प्रोड्यूस हुई वो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे. Hence most people were employed in this sector. इसलिए बहुत सारे जो लोग थे इसी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड थे. अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की. ओवर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मान लीजिए 100 ईयर से भी ज्यादा टाइम लगा, बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस. तो नए नए जो मेथड्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग के वो इंट्रोड्यूस हुए. फैक्ट्रीज जो थी दे केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, तो फैक्ट्रीज ने आना शुरू कर दिया. पीपल बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर, बहुत सारे लोगों ने जो है फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया. एंड ऑल्सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग फैक्ट्री गुड्स इन लार्ज नंबर एज दे वर चीप. अब लोगों ने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया और लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया. क्यों यूज करना शुरू किया? बिकॉज दे वर चीप, वो सस्ती थी. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सेकेंडरी सेक्टर था वो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर बना. किस पॉइंट ऑफ व्यू से? टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. देयर वाज अ शिफ्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर वाज चेंज्ड. अब उससे क्या हुआ, एक शिफ्ट हुई. पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, अब किधर कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ? सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ. तो नेक्स्ट अवर स्टेज इज थर्ड स्टेज. तो इसमें क्या है, इन पास्ट 100 there has been a further shift from secondary to tertiary sector in the developed countries. अब थर्ड स्टेज के ऊपर क्या हुआ, एक फर्दर शिफ्ट हुई. किसमें हुई? सेकेंडरी सेक्टर से टर्चरी सेक्टर की तरफ. क्लियर अप टू दिस? The secondary sector has become the most important in terms of total production. जो secondary sector था वो most important sector बना. किसमें? In terms of production. बहुत सारे जो लोग थे वो इसी सेक्टर के अंदर जो है employed थे. यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारे जो लोग थे, most of the working people are also employed in the service sector. Clear up to this? Yes. अब आ जाता है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्चरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. तो देखिए हमने तीनों सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका टर्चरी सेक्टर है इसकी इंपॉर्टेंस कैसे इंक्रीज होती जा रही है. तो देखिए ओवर 30 years between 1973 and 2003 the production in the tertiary sector has increased the most. अब जो 30 years से किस टाइम से लेकर किस टाइम तक? 1973 से लेकर 2003 तक जो प्रोडक्शन थी टर्चरी सेक्टर की वो इंक्रीज हुई. एंड इट हैज एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया. अब ये जो सेक्टर था लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बना इंडिया का. उससे पहले कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर था. तो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ टर्चरी सेक्टर इन इंडिया. ट्रांजिशन शोज लेवल ऑफ कंट्री डेवलपमेंट. It improves specialization, but it's better to avoid extending service part in economy over 40 to 50%. 40 to 50% of the total production. तो देखिए अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांजिशन आया इससे क्या पता चला हमें कि जो कंट्री की डेवलपमेंट का लेवल था वो इम्प्रूव हुआ. ठीक है, और उससे जो है जो टर्चरी सेक्टर था वो इकोनॉमी में उसका क्या पार्ट हुआ? 45 to 50%.
तो ये यहाँ पर अलग अलग जो है सेक्टर्स उनके बारे में दिखाया गया है जीडीपी के अंदर कि डिफरेंट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का कितने परसेंट रहा है, माइनिंग और क्वेरिंग कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक, गैस एंड वाटर सप्लाई, ऑल दीज आर shown in this. Now look at the this bar graph, primary, secondary and tertiary sector in India. तो जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए दो इसका कंपैरिजन है 1973 और 2003। जो ब्लू कलर में सबसे ज्यादा दिखाया गया है, ब्लू कलर में जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, रेड कलर के अंदर सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड वन इज टर्चरी सेक्टर। कौन सा कलर है इसका? येलो कलर। तो देखिए 1973 के अंदर क्या था, अगर तीनों सेक्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसका शेयर ज्यादा था जीडीपी के अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग 2003 की बात करेंगे। तो 2003 में देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर और ऑलमोस्ट सेकेंडरी सेक्टर का शेयर जो है वो इक्वल है। और जो आपका थर्ड है जो टर्चरी सेक्टर, उसका शेयर जो है जीडीपी के अंदर दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब हम बात करते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो देखिए 1973 के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है उस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे इन्वॉल्व थे, नियर अबाउट आप लगा लीजिए 75% के आसपास। और सेकेंडरी सेक्टर में भी कम थे एज कंपेयर टू अदर टू सेक्टर्स। और जो टर्चरी सेक्टर है वहां पर भी जो है 15% रिटर्न। और 2000 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में वो पहले से कंपैरेटिवली कम हुआ है, पर अभी भी जो प्राइमरी